सूचीबद्ध है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि नियम 307 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। वे सभी माननीय सदस्य अपने अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने का कष्ट करें। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। माननीय अखिलेश यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे बोलने का मुझे समय दिया है। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन एवं अभिवादन करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है, मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। ये माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। कभी नहीं रही। ये मैंने विषय मेंशन करते हुए भरोसा है इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं अभी 1 मिनट दे, आप लोग कुछ मत बोलो। नहीं कुछ नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी तो अध्यक्ष महोदय मैंने बात शुरू नहीं की है, और जिन लोगों को तकलीफ है और जिनको दुख होना चाहिए उनके बारे में मैं, हालांकि वो बाद में कहना चाहता था महाकुंभ के बारे में, लेकिन अध्यक्ष महोदय क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य ये सुन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था, वहां प्रचार हो रहा था,
एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत, महात्मा, साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर ने ये बात उठी, देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग, अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है,
श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है, तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था, और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें कि 12 करोड़ शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गैस कनेक्शन हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया, न्यू मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया। 80 और 85 को अगर हम जोड़ दें अध्यक्ष महोदय, 105 करोड़ हो गए। बच्चों को और जोड़ दें तो सरकार अध्यक्ष महोदय किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए काम कर रही है? अगर 80 को राशन दें, 25 को न्यू मिडिल क्लास में जोड़ दें, 105 करोड़ हो गए। और जो बाकी बचे हैं हमारे देश की आबादी, जिसको 140 करोड़ बता रहे हैं, उसमें कम से कम बच्चे कुछ तो संख्या होगी, आधी आबादी की संख्या होगी। अगर उसको हम बाहर निकालें तो आगे आज सरकार किसके लिए काम कर रही है? वही बात पुरानी सुनने को मिलती है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बन गए हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिनमें बालिकाओं की भर्ती शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, ये एक बता दें जो नया इन्होंने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोला हो। और कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कौन से होते हैं, सैनिक स्कूल कौन से होते हैं, ये कंफ्यूज मत होना। 10 साल में सोचिए अध्यक्ष महोदय, एक भी नया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं खोला है। अगर खोला हो तो सरकार जरूर बताए। जो लोग कहते हैं हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च हमने देखी है। इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च अपनी इमेज चमकाने के लिए और दूसरे की इमेज बर्बाद करने के लिए ईज ऑफ डूइंग रिसर्च चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं देखता हूं जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, देश के सभी मंत्री वहां पहुंच जाते हैं,
सरकार के मुखिया भी जाते हैं वहां। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आयोजन हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट का। न केवल इन्वेस्टमेंट मीट इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था, बल्कि डिफेंस एक्सपो के भी कार्यक्रम कई हुए थे। और अध्यक्ष महोदय, भरोसा ये दिलाया गया था कि जो एमओयू हो रहे हैं 40 लाख करोड़ के, उसको जमीन पर उतार लिया जाएगा। मैं इन्हीं डबल इंजन की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें कितना जमीन पर यह सरकार उतार पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों। अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। सुना है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, आप इंजीनियर की डब्बा हैं। ये हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं, आप हम एक हैं, बस जगह अलग बदल गई। जिस विभाग के मंत्री हैं वो हमारा ही काम है, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का चुनाव है तो मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सुना कि यहां पर मेट्रो की जो दूरी है वो दुगनी कर दी गई है, पटरी दुगनी कर दी गई है, एक्सपेंशन हो गया है इतना। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं दिल्ली का चुनाव है, एक्सपेंशन की बात करेंगे, लेकिन कभी आपने क्यूटो का नाम सुना है? आपने वेनिस का नाम सुना है? मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जिसको क्यूटो बनाने के लिए सपना देखा गया था, 10 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहां पर मेट्रो की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, जितनी भी मेट्रो आज यूपी में चल रही हैं, सब की सब समाजवादियों की देन है, एक भी आपकी देन नहीं है। और इस समय पर मैं याद करना चाहता हूं, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के उनसे मिलने गया था, मैं बहुत सारे उनके काम उत्तर प्रदेश के लेकर के गया था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कम से कम उन्हें इसी बात से याद कर रहे हैं, जो जो मैंने काम उस समय दिए थे, एक एक काम उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मेरा पूरा कर करके, और उसका परिणाम ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो चल रही है, चाहे वो लखनऊ की हो, कानपुर की हो, आगरा की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा को जोड़ रही हो, दिल्ली को जोड़ रही हो। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय उद्घाटन हुआ था दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो का, उस समय देश के प्रधानमंत्री एक विदेश के बहुत बड़े उनके साथ बैठ करके गए थे उद्घाटन करने। वो अगर किसी ने काम किया था पूरा, तो नोएडा अथॉरिटी और समाजवादी सरकार ने, उसमें आपकी देन कोई नहीं की। ये बात मैं मेट्रो की इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में मेट्रो बना रहे हैं, वो बनारस में मेट्रो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और दिल्ली का विकास अपने आप हो जाएगा, बस ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वाली सरकार है वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे। अध्यक्ष महोदय, रिवर लिंकिंग का कार्यक्रम कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, जहां किसानों के लिए एक नई चीज आ रही है, जिससे कि न केवल उनकी खेती बाड़ी बल्कि बहुत सा सुधार दिखाई देगा। खेती बाड़ी को भी पानी मिलेगा, पीने का भी पानी होगा। इंटरलिंकिंग पुरानी योजना है, और मुझे याद है जब पहली बार उसका एमओयू साइन हुआ था, उस समय दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल थे, लेकिन जब उद्घाटन हुआ है तो दोनों के प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से गायब थे। और वो कारण अगर जानना चाहोगे तो वो कारण भी बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। जहां इंटरलिंकिंग हो रही रिवर की, ये अच्छी योजना है,
40,000 करोड़ रुपए आप खर्च करने जा रहे हैं। लाखों लाख जमीन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए शामिल हो जाएगी, लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन जिनकी जमीन जाएगी उन किसानों को, गरीबों को क्या सरकार मदद कर रही है? लैंड एक्विजिशन मैंने भी की एक समय पर, और मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, जब मैंने लैंड एक्विजिशन किया था उसमें भारत का ये लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था। मैंने किसानों से बातचीत की थी और किसानों से समझाया कि ये योजना से, परियोजना से क्या लाभ होने जा रहा है। वहां के किसान तैयार हो गए और उसका परिणाम यह था कि 21 महीने में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे और जमीन एक्वायर कर करके हम लोगों ने बना करके दिखा दिया। और जब उद्घाटन हुआ था तो उसमें भारतीय वायुसेना के विमान सुखोई और मिराज को उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन किया था उसका। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जिस हाईवे पर देश के प्रधानमंत्री उतरे थे और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे कोई चल करके आया था। वो हाईवे भी अगर किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी सरकार का डिजाइन था, वो भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन नहीं था। और अगर इनका डिजाइन होता तो उत्तर प्रदेश में कोई नया हाईवे ऐसा बना करके दिखाएं जिसमें हवाई जहाज उतर जाए। नहीं तो मैं मानूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, आपकी परिभाषा क्या है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की? और ये बात में जो इतनी घुमा फिरा के कह रहा हूं, वो बात में लौट करके उसी पे जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय। अगर 40,000 करोड़ की योजना बनी है रिवर इंटरलिंकिंग की, तो जिन किसानों की, जिन गरीबों की जमीन जा रही है, उन किसानों को आप सही तरीके से मुआवजा, मदद उनकी क्यों नहीं कर रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के माध्यम से जब सदन में जवाब आए तो उन किसानों की मदद होनी चाहिए। वो किसानों के पास कुछ नहीं है। उसके बाद आपका जो पैकेज है, आपका पैकेज पता नहीं क्यों कंजूस बनाता है कोई, आपका पैकेज कंजूस बनाता है कोई। कम से कम आपका दिल बड़ा होना चाहिए, और इतना बड़ा दिल हो कि किसान खुशहाली के रास्ते बजाए। आपने किसानों की आय दोगुनी नहीं की, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए हैं। कम से कम उन्हें वो मदद करने का काम करें। इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पढ़ रहा था कि सोलर को लेकर के और रूफटॉप सोलर एनर्जी को, स्कीम को लेकर के बहुत बड़ी योजना और कई हजार करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। मुझे याद है जब देश के राष्ट्रपति कलाम साहब थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया था सरकार के सामने, और प्रेजेंटेशन के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर ये योजना मैं कर दूं तो आप क्या उद्घाटन करने आएंगे? उन्होंने कहा कि अगर ये आप कार्य योजना लागू कर देंगे तो उद्घाटन करने भी मैं आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, उस दिन आंधी तूफान था, टेंट बिल्कुल उड़ गया था। इतना शायद पानी और बिजली का चमकना इतना था कि मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप मत आइए, फिर कभी हम लोग कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन वो कार्यक्रम में आए, उन्होंने उद्घाटन किया। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग कह रहे हैं 40,000 करोड़ की रूफटॉप स्कीम लाए सोलर की, जो मिनी ग्रिड बना करके पूरे के पूरे गांव को हम लोगों ने फ्री बिजली दी थी। फ्री बिजली उनको मिलती थी 24 घंटे, उनकी चक्की चलती थी, उनका सिंचाई का पानी का इंतजाम होता था। जब तक समाजवादी सरकार रही तब तक वो योजना चलती रही, और जैसे ही समाजवादी सरकार गई, इन्हीं के लोगों ने उसका मेंटेनेंस रोक दिया। न केवल उस गांव का जिसका राष्ट्रपति रहे उन्होंने उद्घाटन किया, बल्कि और जितनी भी सोलर की स्कीम चल रही थी, लोहिया आवास में जहां सोलर स्कीम के माध्यम से हम लोग गरीब को सोलर पैनल के माध्यम से उनको बिजली दे रहे थे, फ्री बिजली, उन सब योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया है। सोचिए, ये वो लोग हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, चीन के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विचार हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी विचार हैं। सच्चाई ये सदन और ये देश भी जानता है
एक समय पर हम लोगों ने बहुत लाखों लाख किलोमीटर की जमीन, लाखों लाख एकड़ की जमीन हम लोगों ने खोई, और अब उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है, जमीन खोने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है कि जमीन चीन ने कब्जा की है। और ये बात अगर हम लोग कह रहे हैं तो जो अखबारों में खबरें निकलती हैं, टीवी पे कभी कभी खबरें आती हैं, अध्यक्ष महोदय सरकार को कहिए कि ऐसे चैनल, ऐसे अखबारों पे एफआईआर लिखा कर उन्हें जेल भेज दो, क्योंकि कुंभ की जो खबर चलाना चाहते थे, कुंभ की जो खबर देना चाहते थे, उन कुछ साथियों पे आपने एफआईआर लिखा दी है। अगर कुंभ पर सच्ची खबर दिखाने वालों पे आप एफआईआर लिखा सकते हैं, तो फिर चीन की खबर, जो खबर चला रहे हैं, उस पर भी आपको एफआईआर लिखवानी चाहिए। दूसरा, हमारा एक जाति जनगणना का मसला बहुत पुराना है, ये कोई नया नहीं है। आरक्षण के सवाल पर इस देश में दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में और देश में जगह जगह पर बहुत सारे नेता ऐसे रहे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जिनकी वजह से हम आज उस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसके तहत जो हमें हक अधिकार मिले हैं, आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जाति जनगणना होना चाहिए। उसके पक्ष में अब तो कांग्रेस पार्टी भी है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी, और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जाति जनगणना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं, और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता है। एक दिन ऐसा आएगा अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा आएगा, कोई टकरार नहीं है, आपके इंजन जैसे नहीं है, आपका एक इंजन। अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, हम तो, मुझे कभी कभी ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी जितना अपने लोगों को ध्यान दे करके समझाते हैं, इतना ये समझते ही नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय, वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। आप भी जानकारी रखा करो। अगर आप जानकारी रखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता कर लें। और ये बात अगर छिपी हुई हो, ऑनरेबल मेंबर, अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, मेरा लिखा हुआ बहुत लंबा है। कंक्लूड करें, आप समाप्त करें प्लीज। और अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और बड़ा उठा है, नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और हमारे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। चीन जैसा देश केवल एक पे हमला नहीं कर रहा है अध्यक्ष महोदय, आपकी जमीन भी छीन रहा है और आपका बाजार भी छीन रहा है। और ये बात अगर गलत हो तो सरकार हमें बताए, वो आंकड़े दे। अगर कांग्रेस पार्टी का रास्ता था तो आपका रास्ता कांग्रेस पार्टी का क्यों है? अगर कांग्रेस पार्टी का वो रास्ता था तो आपका रास्ता क्यों है वो? मैं तो जानता हूं जिस दिन उनके सहयोगी साथी समझ लेंगे, वो भी साथ छोड़ जाएंगे। दूसरा जो सवाल कहा गया है अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाजार खोला गया, जिस समय हमारा व्यापार के लिए पूरा बाजार खोल दिया, हमसे ज्यादा वित्त को समझने वाले इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जानकार लोग वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं रखा गया। अगर उसी समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस जिम्मेदारी से रखना चाहिए था नहीं रखा गया, अगर उस समय रखा गया होता तो शायद अध्यक्ष महोदय हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आ गए, हम लोग पीछे हैं। क्या आप इनको ज्ञान दे रहे हो क्या? अध्यक्ष महोदय, अपना रास्ता तो वही है, साइकिल वाला। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर मेरा समय है अभी, क्योंकि मैं बहुत कुछ लेकर के आऊं, और जहां तक
प्लीज। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। आप कहते हैं कि देश का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, न केवल उसके नागरिकों को एक बेहतर जीवन देश की नई पहचान देता है, बल्कि देश को एक नया आत्मविश्वास भी देता है। अरे अगर ये बात सच है तो अध्यक्ष महोदय मैं वो बात कहना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव से पहले एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया था और जिसकी तैयारी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी गए थे। कितनी सजावट हुई थी, कितनी तैयारी हुई थी। जो हमारे बुंदेलखंड के साथी माननीय सदस्य चलते होंगे बुंदेलखंड के एक्सप्रेस वे पर, वो जानते होंगे। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, पानी बरस गया, बुंदेलखंड बह गया, एक्सप्रेस वे बह गया। और सोचिए अध्यक्ष महोदय, कब उद्घाटन किया था आपने? 22 में, और आज भी मेंटेनेंस चल रहा है उसमें। 22 के बाद से आज तक भी मेंटेनेंस चल रहा है। और कहीं अगर आपने जो गाड़ियां बाजार में ला दी हैं, जो बाजार में आजकल अध्यक्ष महोदय जो गाड़ियां आ गई हैं, अगर वो कहीं अपनी रफ्तार से चलेंगी तो या तो पेट दर्द होगा या कमर का दर्द होगा, दोनों में से एक के लिए तो इलाज जाना ही पड़ेगा। और वो कितने हजार करोड़ का बना? 14,000 करोड़ का। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यूपी में 91 किलोमीटर। जो हमारे रोड की जानकारी रखते होंगे, एनएचआई की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे कि गोरखपुर लिंक जो 2022 में शुरू हो जाना चाहिए था, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। वो 91 किलोमीटर का 7,283 करोड़ का बन रहा है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कभी समाजवादी सरकार ने उसको डिजाइन किया, उसको सब कुछ आगे बढ़ाया, वो 340 किलोमीटर का 22,000 करोड़ के लगभग का बना है। लेकिन जहां तक मैं बना करके छोड़ गया वहां से आगे नहीं बढ़ा। और अगर वो बढ़ गया होता तो बिहार और बंगाल के लोगों के लिए बहुत रास्ता आसान हो जाता। इसी तरह एक गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसके बारे में सरकार ने ये कहा कि हम कुंभ से पहले शुरू कर देंगे, कुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय वो नहीं शुरू हो पाया। मुझे लगता है जिस रफ्तार से वो काम हो रहा है, अगला जब अर्ध कुंभ आएगा तब तक ही बन पाएगा वो। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यूपी को बिहार को दे दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बिहार भी तरक्की करे, हम भी साथ देंगे बिहार का, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यूपी में अगर कोई भी एक भारत सरकार के एनएचआई का एक्सप्रेस वे आया हो तो बता दे। एक भी कोई एक्सप्रेस वे दिया हो तब, जब देश के प्रधानमंत्री को दो बार और नहीं तीसरी बार भी मौका दिया उत्तर प्रदेश ने। मैं अध्यक्ष महोदय आपका इशारा समझ रहा हूं, बाकी अध्यक्ष महोदय भाषण में अब बजट पे पढ़ दूंगा। मेरा बाकी भाषण बजट में होगा। मैं अपना भाषण खत्म करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं जो मेरे सुझाव आए हैं उन सुझावों को शामिल करे सरकार, और केवल प्रचार में न रहे सरकार। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले जो राष्ट्रपति जी ने कहा है, मैं भी सहमत हूं उससे। मैं उनकी सब लाइनें पढ़ना चाहता हूं। जो राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहां भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है, हिंदुस्तान। और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, विकसित हिंदुस्तान। आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श हैं, और सरदार पटेल जैसी मां भारती की संतान द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुए एकता के इस समर्थ विकसित हिंदुस्तान के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं और हिंदुस्तान के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों।
जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ, समृद्ध, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान देखेगी। मैं इतनी ही बात कहते हुआ, क्योंकि 10 बजट आपने पेश किए हैं, वो आप समझ गए होंगे, आप समझ गए बात को जो मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कह रहा हूं वो बात वहां तक पहुंच गई है, उनके चेहरे बता रहे हैं कि बात वो पहुंच गई है। और मैं अपने अंत में बस यही कहूंगा, क्योंकि 10 बजट के बाद ये अभिभाषण सुन रहे हैं हम लोग, 11वां बजट आ गया है। बजट हो ऐसा जिसमें सबके लिए उम्मीदें हों, समृद्धि की दिवाली और खुशियों की ईद हो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने सुनने का काम किया। बहुत धन्यवाद। श्री सौगत राय जी।